Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about translation rules. आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनुवाद के नियम. I hope this video very useful for you. मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो. तो चलिए देखते हैं अनुवाद के नियम. हमने पिछले क्लास में भी अनुवाद के कुछ नियम देखे थे. आज फिर उसको मेमोराइज कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम चलेंगे अनुवाद का प्रैक्टिस कर दें. तो चलिए आज देख लेते हैं अनुवाद के नियम. तो अनुवाद के नियम में फर्स्ट नियम है कर्ता और क्रिया का संबंध. कर्ता और क्रिया का संबंध. कर्ता क्रिया का संबंध. अनुवाद का फर्स्ट नियम है कर्ता और क्रिया का संबंध. मतलब बोला जा रहा है कि कर्ता और क्रिया एक दूसरे से संबंधित होते हैं. कर्ता जिस पुरुष का और जिस वचन में रहेगा, जिस पुरुष में रहेगा, प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष का कर्ता रहेगा, उसी के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा. उसी के अनुसार ही प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष के जो प्रत्यय हैं उनका प्रयोग किया जाएगा. और अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी. कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन होगी. और कर्ता अगर बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी. सिंपल वाक्यों में, मतलब हम साधारण वाक्य अर्थात कर्तृवाच्य के वाक्य की बातें कर रहे हैं. कर्तृवाच्य का जो सिंपल सेंटेंस है उसी का हम लोग ट्रांसलेट करके देखेंगे. तो कर्तृवाच्य में कर्ता और क्रिया का क्या संबंध होता है इसके देखेंगे. तो कर्ता जो भी होगा, मतलब जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से ही उसका क्रिया का रूप भी चलेगा. अब उदाहरण से समझते हैं कि किस प्रकार का ऐसा होता है. तो चलिए देख लेते हैं. एक कर्ता ले लेते हैं हम लोग. तो पहले हम लोगों को देखना है कर्ता हमारे पास तीन प्रकार के होंगे. एक तो प्रथम पुरुष का कर्ता होगा, एक मध्यम पुरुष का कर्ता होगा और एक उत्तम पुरुष का कर्ता होगा. क्योंकि कर्ता तो तीन ही है ना हमारे पास. प्रथम पुरुष का कर्ता है प्रथम पुरुष, अर्थात हम किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे, कोई अन्य के बारे में जो हमारे सामने ना हो. मतलब हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है. जैसे राम, श्याम, वो वृक्ष, वह लड़की वगैरह. अब अगर मध्यम पुरुष की हम बात करेंगे तो हम सामने वाले को अगर तुम दोनों, तुम सब अगर बोलते हैं तो वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है. जैसे मैं आपको तुम बोल देती हूँ तो तुम दोनों, तुम सब बोलते हैं तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है. और उसके बाद बचा उत्तम पुरुष. तो उत्तम पुरुष मैं हुई. अगर मैं खुद के बारे में बात करती हूँ तो मैं अपने आप को उत्तम मानूंगी. तो मैं अपने आप को उत्तम मानी, इसीलिए मैं उत्तम पुरुष हूँ. मैं, हम दो, हम सब, यह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है. मतलब बोलने का अर्थ है कि कर्ता तो तीन प्रकार का ही होगा ना, और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होगा. अगर कर्ता प्रथम पुरुष का है, अगर तीसरे के बारे में बात करेंगे तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का ही होगा. अगर कर्ता जो है मध्यम पुरुष का है, तुम दोनों, तुम सब के बारे में बात करेंगे तो हम लोगों का मध्यम पुरुष का ही प्रयोग किया जाएगा. जो धातु रूप है वो मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाएगा. अगर हमारा कर्ता उत्तम पुरुष का है तो उसी के अनुसार ही उत्तम पुरुष का हम धातु रूपों का प्रयोग करेंगे, अर्थात क्रिया के रूपों का प्रयोग करेंगे. तो चलिए किस प्रकार से करते हैं देख लेते हैं. सिंपल उदाहरण ले लेते हैं. रामः, या फिर तो बालकः, लता वगैरह वगैरह जो भी आपको लेना है कर्ता वो ले सकते हैं. रामः और चलती. रामः चलती, राम चलता है. यहाँ पर देखिए रामः यह एक वचन है, रामः एक वचन है. और किस प्रकार का कर्ता है, यह प्रथम पुरुष का कर्ता है. तो यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देंगे. जैसे प्रथम पुरुष का कर्ता जैसे ले लेते हैं सह, तौ, ती. सहतौती, वह, वे दोनों, वे सब पुल्लिंग के लिए लिए हैं. अगर हम मध्यम, ये प्रथम पुरुष हो गया, इसमें देखिए कर्ता सहतौते ले सकते हैं, बालका बालकाह ले सकते हैं, या फिर साते ताह ले सकते हैं, ऐसा एतौ एते. मतलब जो भी आपको कर्ता लेना है उसको, जो किसी, अगर हम थर्ड अन्य के बारे में बात करेंगे तो प्रथम पुरुष का कोई भी कर्ता ले सकते हैं. अब हम मध्यम पुरुष की बात करेंगे तो मध्यम पुरुष का जो कर्ता होता है वो कर्ता तुम दो, तुम सब. मतलब बोलने का अर्थ है कि तुम, युवाम और यूयम. त्वम, युवाम, यूयम, ये हमारा मध्यम पुरुष का कर्ता हो गया. त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों और यूयम मतलब तुम सब. लेकिन अगर तुमको मैं आप बोल देती हूँ, अगर तुमको आप बोल देती हैं तो भवान या भवती बोलते हैं तो वह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है. और मध्यम पुरुष में सिर्फ तुम दो, तुम सब आता है. अब देखते हैं उत्तम पुरुष का कर्ता. उत्तम पुरुष का कर्ता होता है मैं, हम दो, हम सब. इस प्रकार से होगा अहम, आवाम और वयम. अहम, आवाम
वयम, अहम, आवाम, वयम। तो देखिए कर्ता हमारे पास 3 ही प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष के कर्ता, किसी थर्ड के बारे में बात करें तो मध्यम पुरुष का कर्ता सामने वाले को तुम दोनों या तुम सब बोले तो। उसके बाद उत्तम पुरुष का कर्ता मैं, हम दो, हम सब, मतलब खुद के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे कि कोई भी हमारे पास तो कर्ता आ गया है, सह की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, बालक ले सकते हैं, लता, वृक्ष, जिसके बारे में भी बात करें। उसके बाद मध्यम पुरुष का है और उत्तम पुरुष का भी है। उसी के अनुसार देखिए लट लकार में आज हम लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि लट लकार का ही ज़्यादा सिंपल पड़ता है, ताकि आप आसानी से समझ जाओ। इसके अलावा आप ऋट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो चलिए चलती मैं धातु रूप लिखूँ एक, जैसे धातु अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमी, आवह, आमह। लट लकार के जो प्रत्यय हैं अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमी, आवह, आमह। तो उसी प्रकार से मैं एक चल धातु ले ली हूँ। चल मतलब होता है चलना, तो चल पर धातु रूप चला के लिखी हूँ। देखिए चलती चलता है चलंती, चलसी चलता, चलत, चलामी, चलावह, चलामह। तो इसके बेस पर हम इसका यूज करके देखते हैं कि आखिर ट्रांसलेट इसका कैसे किया जाता है, ये नियम उसमें कहाँ पर फिट होता है। तो देखते हैं रामः एक कर्ता ले ली हूँ, जैसे मैं सह भी ले सकती हूँ, तो सह की जगह पर मैं ले ली हूँ रामः। रामः चलती, राम चलता है। चलने वाला कितना है जी? एक है। चलने वाला एक वचन है, एक है, तो एक वचन के अनुसार। और ये जो है वो कर्ता जो है वो कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का या उत्तम पुरुष का? तो कर्ता जो है वो प्रथम पुरुष का है। तो इस प्रथम पुरुष के कर्ता के अनुसार ही हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये प्रथम पुरुष का कर्ता है, हम राम किसी तीसरे के बारे में बोल रहे हैं और वह चलता है। एक राम है, एक वचन है और वह चलता है। तो यहाँ पर देखेंगे सह प्रथम पुरुष, इसके जगह पर राम प्रथम पुरुष हो गया। और देखिए प्रथम पुरुष का क्रिया रूप भी प्रथम पुरुष में ही होगा, क्योंकि राम के कर्ता के अनुसार ही क्रिया चलेगी, कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी। तो राम चलती, राम चलता है। उसी प्रकार से अगर रामाओ ऐड कर देती हूँ, दो राम या बालका ऐड कर देते हैं, तो रामाओ चलता, या फिर ऐड कर सकते हैं आप बालकाओ चलता। यहाँ देख लीजिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है, ये भी द्विवचन हो गया है, रामाओ चलता है या फिर तो बालकाओ चलता है। तो इस प्रकार से कर्ता और क्रिया का संबंध पाया जाता है। इसके बाद एक और देख लेते हैं, जैसे रामाह या फिर तो बालकाह या लता, जो भी यूज करना है वो भी कर्ता यूज कर सकते हैं आप, लेकिन वह हम लोग यूज कर रहे हैं प्रथम पुरुष का कर्ता। तो रामः और फिर यह हो जाएगा चलंती, रामः चलंती, रामाह चलंती, बालकाह चलंती, और जो भी है उसको चलंती, या फिर तो नपुंसक लिंग का लेंगे तो चक्रम या फिर तो चक्राणी, क्योंकि बहुवचन है तो चक्राणी चलंती। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे। ये तो हुआ हम लोगों के प्रथम पुरुष की बात, यह हो गया प्रथम पुरुष की बात। अब हम देख लेते हैं मध्यम पुरुष का। मध्यम पुरुष तुम दोनों, तुम सब। तो इस प्रकार से देखिए, त्वम कर्ता ले ली हूँ मैं, त्वम मतलब होता है तुम, त्वम। तो इसके बेस पर देखिए मध्यम पुरुष का कर्ता है, तो मध्यम पुरुष का ही धातु रूप हम प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर है मध्यम पुरुष का चलसी, तो यहाँ पर हो जाएगा त्वम फिर चलसी, त्वम चलसी। आगे देखेंगे त्वम का हम लोग द्विवचन रूप कर देते हैं, युवाम चलथः। ओके, और देखिए यूयम चलत। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि देखिए मकार के बाद जब भी कोई व्यंजन वर्ण आता है तो ये मकार अनुस्वार के रूप में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो म है वह अनुस्वार के रूप में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो देखिए त्वम चलसी, तुम चलते हो, युवाम चलता, युवाम चलता, तुम दोनों चलते हो, और यूयम चलत मतलब ये एक वचन है तो ये भी एक वचन, ये द्विवचन तो ये द्विवचन, ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन हो गया है। और देखिए यह मध्यम पुरुष का करता है तो ये धातु रूप भी मध्यम पुरुष का ही होगा। ये द्विवचन मध्यम पुरुष का है तो ये भी मध्यम पुरुष द्विवचन, ये हम लोगों का मध्यम पुरुष का बहुवचन है तो ये भी बहुवचन ही होगा। तो चलसी चलता चलत और त्वम युवाम यूयम। तो इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है।
अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इस बीच में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। जैसे राम विद्यालय चलती, राम विद्यालय में चलता है, रामा विद्यालय चलता है, 2 राम विद्यालय में चलते हैं, रामा विद्यालय चलती, बहुत से राम विद्यालय में चलते हैं। या फिर तो आप उद्याने प्रयोग कर सकते हो कि उद्यान में चढ़ते हैं, या फिर आप जो भी ऐड करना चाहो, सड़क पे चलें कि घर पे चलें कि गृहम अर्थात घर पे चलें, कहीं पर भी चला सकते हो, गृह अर्थात घर में। तो देखते हैं राम और विद्यालय में चलेगा क्योंकि हम विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ओके, तो यह देखिए विद्यालय, क्योंकि आप विद्यालय जाके पढ़ते हो जी, इसीलिए विद्यालय प्रयोग किए हैं। तो राम विद्यालय चलती, राम और विद्यालय, यहाँ पर देख लेंगे विद्यालय, या फिर तो 1 ऐड कर सकते हो, 1 में चलता है, जहाँ भी चलाना चाहें चला सकते हैं आप। तो रामा विद्यालय चलती, राम विद्यालय में चलता है, रामा विद्यालय चलता है, 2 राम विद्यालय में चलते हैं, रामा विद्यालय चलती, बहुत से राम विद्यालय में चलते हैं। उसी प्रकार त्वम चलसी, तुम चलते हो, तुम दोनों चलते हो और तुम सब चलते हो। अब तुम कहाँ चलते हो तो कुत्र प्रयोग कर सकते हैं, कब चलते हो तो कदा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुत्र प्रयोग कर दिए तो कहाँ चलते हो, त्वम कुत्र चलसि, तुम कहाँ चलते हो, तुम कहाँ चलते हो, या कदा प्रयोग कर सकते हैं, कदा कब, तुम कब चलते हो। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो भी ऐड करना चाहे कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो भी कारक चिन्ह वगैरह जो भी ऐड करना है कर सकते हैं। जैसे सह ज्ञानाय पठति, वह ज्ञान के लिए पढ़ता है, सह ज्ञानाय पठति, अर्थात जैसे सह कर्ता ले लिए सह, फिर ज्ञानाय ज्ञान के लिए, पठति पढ़ता है, सह ज्ञानाय पठति। देखिए यहाँ पर कर्ता और क्रिया का संबंध है, तो कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन हो गया। कर्ता जो है प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। अब देख लीजिए एक बचा है उत्तम पुरुष का कर्ता, उत्तम पुरुष के अनुसार भी चला करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो चलिए देखते हैं उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष में हम लोग ले लिए हैं अहम, अहम और अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, ओके, और वयम मतलब हम सब। अब इसका प्रयोग करके देखते हैं। अहम तो यह हो जाएगा मैं चलती हूँ, अहम चलामी। यहाँ पर देखेंगे कि जो कर्ता लिए हैं यह उत्तम पुरुष का है, तो क्रिया का रूप भी उत्तम पुरुष का होगा। देखिए उत्तम पुरुष का कर्ता लिए, क्रिया का रूप भी आ गया उत्तम पुरुष में। अहम चलामी, मैं चलती हूँ, आवाम फिर चला वह, हम दोनों चलते हैं, फिर वयम चला मह, हम सब चलते हैं, मैं चलती हूँ, हम दोनों चलते हैं और हम सब चलते हैं। यहाँ पर कहाँ चलते हैं उसको यहाँ ऐड कर सकते हो। और ध्यान देंगे जब भी मकार म के बाद व्यंजन संधि के नियम के अंतर्गत जब भी मकार के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो ये मकार जो है अनुस्वार के रूप में चेंज हो जाता है। तो अब हम इसको अनुस्वार के रूप में चेंज कर देते हैं। अहम, आवाम एंड वयम। अहम चलामी, मैं चलती हूँ, आवाम चलावह, हम दोनों चलते हैं, वयम चलामः, हम सब चलते हैं। अब कहाँ चलते हैं? कुत्र। अहम कुत्र चलामी, मैं कहाँ चलती हूँ, आवाम कुत्र चलावह, हम कहाँ चलते हैं, वयम कुत्र चलामः, हम सब कहाँ चलते हैं। अब देखिए मैं उद्यान में चलती हूँ, देखिए उद्याने, अहम उद्याने चलामी, मैं उद्यान में चलती हूँ, मैं उद्यान में चलती हूँ, आवाम उद्यान में चलाव, हम दोनों उद्यान में चलते हैं, वयम उद्याने चलामा, हम सब उद्यान में चलते हैं। और उसके बाद आप जहाँ भी जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, ठीक है। आप मंदिर जाना चाहो तो मंदिर जा सकते हो, और आपको जहाँ जाना है वहाँ भी जा सकते हो, या फिर वन में जाना है तो यहाँ पर देखिए वन है, ओके, तो आप वन में भी जा सकते हो और जिधर जाना है उधर उसको ऐड कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पर हो गया कि रामः चलति। उसी प्रकार से अगर हम सह पर देखेंगे, ठीक है, ये तो हो गया उत्तम पुरुष का कर्ता। उत्तम पुरुष के कर्ता इतने ही होंगे, हम, आवाम, वयम, मैं, हम दो, हम सब। और देखिए यह मध्यम पुरुष का कर्ता है, ये भी इतना अच्छी रहेगा, त्वम, युवाम और यूयम, इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, ओके। लेकिन समस्या है कि प्रथम पुरुष का जो कर्ता होगा वो किसी तीसरे के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर राम के लिए बोले, श्याम के लिए बोले, मोहन के लिए बोले, किसी वृक्ष के लिए बोले, क्या पेड़ पौधे के लिए बोले, या वह के लिए बोले, सर्वनाम शब्द कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए कुछ का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सहतौते, वह, वेदो, वेश, पुल्लिंग के लिए
लिए प्रयोग करेंगे। देखिए या फिर तो स्त्रीलिंग के लिए सा ते ताह, या नपुंसक के लिंग के लिए तत ते तानी प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से कोई भी कर्ता ले सकते हैं। जैसे देखिए सः पठति, वह पढ़ता है। सह जो है प्रथम पुरुष, किसी तीसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सह पठति, वह पढ़ता है। उसी प्रकार से तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। और फिर ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे। इस बीच में आप कुछ भी जहाँ जाना चाहो, जहाँ पढ़ना चाहो उसको ऐड कर सकते हो, किसको भी ऐड कर सकते हो, और आगे पीछे भी ऐड कर सकते हो, ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ इतना बताने का उद्देश्य है कि कर्ता और क्रिया एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, एक दोनों का संबंध पाया जाता है, और इसके वचन के अनुसार भी इसका वचन रहता है। और जो कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया का वचन हो गया, और कर्ता जिस पुरुष का रहेगा क्रिया भी उसी पुरुष का होता है। तो यहाँ से देख लिए फर्स्ट नियम तो हमारा कंप्लीट हो गया, कर्ता और क्रिया का संबंध। किसका किसका संबंध? कर्ता का और उस क्रिया का संबंध। सेकेंड नियम देख लेते हैं, कर्म। कर्ता और कर्म, ठीक है। कर्म का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं, कर्म का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, तो पहले देखेंगे कर्म किसे कहते हैं। तो जो कर्ता होता है, ओके, जो कर्ता होता है किसी क्रिया के द्वारा, कर्ता जो क्रिया के द्वारा जिसको अधिक पाना चाहता है, चाहे पढ़ना चाहता है, पुस्तक पढ़ना चाहे या कुछ भी, जो क्रिया है, जैसे पठ क्रिया है पढ़ना, ओके, जैसे पठ मैं ले ली हूँ, पठ मतलब पढ़ना एक क्रिया है। तो जो करता है, जैसे करता है राम, ओके, तो राम जो है, राम अर्थात राम जो है वो पढ़ता है। तो किसको पढ़ता है, ठीक है, किसको पढ़ता है अर्थात किसको पाना चाहता है, सबसे अधिक किसको चाहता है, किस कार्य को करना चाहता है, तो उसे हम कर्म कहेंगे। जैसे पुस्तकम, और पठ का धातु रूप हो जाएगा पठति। तो यहाँ पर देखिए राम पुस्तकम पठति, राम पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ पर यह कर्म हुआ, राम पुस्तक को पढ़ता है। राम वेद को भी पढ़ सकता है, उपनिषद को भी पढ़ सकता है, और जिसको मन लगे उसको पढ़ सकता है, या तो न्यूज़पेपर को पढ़ सकता है, ओके। तो यहाँ पर वह ऐड हो जाएगा, वेद उपनिषद न्यूज़पेपर जो भी लोगे यहाँ पर उसको ऐड कर देंगे, ओके। अब देखिए राम, ठीक है, राम पुस्तकम पठति, यहाँ पर कर्म, कर्म हर हमेशा द्वितीय विभक्ति का होता है, कर्म हर हमेशा द्वितीय विभक्ति का होता है, लेकिन सिर्फ कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य के वाक्य में जो कर्म होता है वो द्वितीय विभक्ति का होता है। अर्थात देखिए कर्ता हो गया, फिर यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं कर्म, फिर क्रिया। तो कर्ता अर्थात कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति का होता है। और यहाँ पर देखेंगे कि कर्म को हम एक वचन, द्विवचन, कर्तृवाच्य के वाक्य में, ओके, तो एक वचन, द्विवचन या बहुवचन कुछ भी रखें, लेकिन यहाँ पर राम के अनुसार ही पठति होगा। तो इस प्रकार से कर्म का प्रयोग किया जाता है। कर्ता क्रिया के द्वारा सबसे अधिक जिसको पाना चाहता है, जिसको पाना चाहता है या जिस माध्यम से पाना चाहता है उसे हम कर्म कहेंगे। तो राम पुस्तकम पठति, यहाँ पर रामो और फिर पुस्तकें, दो पुस्तकें भी ले सकते हो या फिर एक ही पुस्तक को भी पढ़ा सकते हो, ओके। रामो पुस्तकम, फिर पठतः, दो राम पुस्तक को पढ़ते हैं। या फिर यहाँ पर ऐड कर सकते हो, बहुवचन के लिए बालकाः यूज कर सकते हैं, बालकाः, फिर पुस्तकम, बालकाः पुस्तकम, और फिर हो जाएगा पठन्ति। तो बालक, बहुत सारे बालक या कई बालक, अनेकों बालक हैं जो पुस्तक को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से कर्ता और कर्म का संबंध पाया जाता है। अब थर्ड नियम देख लेते हैं अनुवाद के। अनुवाद के थर्ड में नियम है कि विशेषण और विशेष्य का नियम। किसका नियम? विशेषण और विशेष्य का नियम। विशेषण एंड विशेष्य, विशेषण और विशेष्य का नियम। देखिए विशेषण और विशेष्य का नियम, ठीक है। थर्ड अनुवाद का नियम बोलता है कि विशेष्य और विशेषण का संबंध पाया जाता है। विशेषण और विशेष्य एक ही विभक्ति की होती हैं। जिस विभक्ति में विशेष्य होगा उसी विभक्ति में विशेषण होगा, और जिस वचन में विशेष्य होगा उसी वचन में विशेषण का भी प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखते हैं हम लोग उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे। तो पहले हम लोगों को जानना है कि विशेष्य किसे कहा जाता है। पहले हम लोग देखेंगे कि विशेष्य किसे कहा जाता है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, ओके। जैसे देखिए
सर्प। सर्प मतलब होता है सांप। सांप की हम लोगों को विशेषता बताना है। और विशेषण काला। काला के माध्यम से सांप की विशेषता बता रही हूँ मैं कि वो सांप जो है वो काला है, काला सांप। तो यहाँ पर जो सांप है जिसकी विशेषता मैं बता रही हूँ, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाएगा। और जिस माध्यम से विशेषता बताई जाती है, जैसे मैं काला के माध्यम से विशेषता बता रही हूँ, तो यह विशेषण हो गया। जैसे देखिए सफ़ेद चौक है मेरे पास, तो सफ़ेद चौक व्हाइट चौक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो चौक है, जो चौक है वो विशेष हुआ, मतलब मैं चौक की विशेषता बता रही हूँ। और ये वाइट कलर है, तो वाइट जो है इसका कलर जो सफ़ेद है, जो श्वेत कलर है, वह उसका विशेषण हो गया। बोलने का सीधा अर्थ है कि जिसकी विशेषता हम बताएंगे वो विशेष हो गया, और जिस माध्यम से विशेषता बताएंगे वो विशेषण हो गया। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, सुंदरी नारी। यहाँ पर देखिए नारी की विशेषता है, यहाँ पर कन्या भी प्रयोग कर सकते हैं। नारी की विशेषता है कि वो बहुत ही सुंदर है। ओके, वो सुंदर है। तो यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग के बेस पर यह सुंदरी हो गया। यह नरह पुल्लिंग रहता तो यह भी सुंदर हो जाता। तो इस प्रकार से विशेषण और विशेषण का संबंध पाया जाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए कृष्णः फिर सर्पः, कृष्णः सर्पः काला सांप। कृष्ण सर्प मतलब होता है काला सांप। तो यहाँ पर हम लोगों को समझने की जरूरत है कि विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है। और विशेष्य जिस विशेषण और विशेष्य एक ही वचन के रहते हैं और एक ही लिंग के रहते हैं, दोनों में संबंध पाया जाता है। जैसे देखिए अगर यह पुल्लिंग होगा तो यह भी पुल्लिंग हो जाएगा, और यह स्त्रीलिंग रहेगा तो यह भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, नपुंसक लिंग रहेगा तो यह भी नपुंसक लिंग होगा। प्लस एक वचन रहने पर ये भी एक वचन हो जाएगा, द्विवचन रहने से द्विवचन हो जाएगा, और बहुवचन रहने से बहुवचन हो जाएगा। तो इस प्रकार से विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है। अर्थात जिस विशेष जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार से विशेषण भी प्रयोग किया जाएगा। उसी के वचन लिंग पुरुष को देख करके, वचन लिंग को ही देख करके उसका भी प्रयोग किया जाएगा। जैसे कृष्ण सर्प काला सर्प, और यहाँ पर सुंदरी नारी सुंदर नारी, और नीलम कमलम, जैसे नीलम और कमलम, नीलम कमलम, नीलम हो गया, कमलम नीला कमल। यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे देखिए इसके बाद कुछ नहीं है तो माँ के नीचे हलंत लगा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद, इस मकार के बाद, ये भी चूंकि ये मकार है, ओके, तो माँ के बाद व्यंजन वर्ण आया है इसलिए अनुस्वार के रूप में चेंज हो गया है। तो ये भी दोनों ही एक ही विभक्ति के हैं, नीलम कमलम, दोनों का वचन भी सेम है। ओके, तो इस प्रकार से विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है। अब इसको हम लोग सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिए सेंटेंस में, सा वह सुंदरी कन्या, सुंदरी नारी अस्ति या सुंदरी कन्या अस्ति। देखिए एक है तो सा सुंदरी नारी अस्ति, वह सुंदर नारी है। और यहाँ पर देख लीजिए जैसे सह कृष्णः सर्पः अस्ति, वह काला सांप है, वह काला सांप है। और यहाँ पर नीलम कमलम दिया है तो यहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं तत् नीलम कमलम अस्ति, तत् नीलम कमलम अस्ति, वह नीला कमल है। मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग को देख करके ही आप लोगों को प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आज हमने सीख लिया कि अनुवाद के 3 नियम। फर्स्ट है कर्ता और क्रिया का संबंध। सेकेंड हम लोगों का नियम था कर्म का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, उसमें कौन सी विभक्ति होती है। थर्ड विशेषण और विशेष्य का संबंध। अब इसके अलावा हम लोगों को अनुवाद करना है, ठीक है। अनुवाद करना है तो हमें शब्द भंडार की आवश्यकता है, अर्थात बहुत सारे शब्दों का ज्ञान होना चाहिए संस्कृत में, उस शब्द का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ ही संस्कृत ग्रामर का और आप लोगों का मेमोराइज होना चाहिए, मतलब संस्कृत ग्रामर का पूरा ज्ञान होना चाहिए। मतलब बोलने का अर्थ है कि आप अगर ग्रामर का ज्ञान रखते हैं, ग्रामर के बारे में जानते हैं, संधि समास धातु रूप शब्द रूप अव्यय उपसर्ग प्रत्यय उपपद विभक्ति कारक अर्थात विभक्ति, मतलब आपको पूर्ण ज्ञान है व्याकरण का, और आपके पास शब्द भंडार हैं, शब्दों के भंडार हैं, तब आप उसका अनुवाद कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको पर्यायवाची शब्द की आवश्यकता भी होगी, और आपको एक वचन द्विवचन बहुवचन का भी ज्ञान होना चाहिए, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का भी ज्ञान होना चाहिए। बोलने का सीधा अर्थ है कि आपको संस्कृत व्याकरण का पूर्ण ज्ञान हो और उसके साथ ही साथ शब्द भंडार भी हो, तो आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं।
अब आज के लिए इतना ही। कल हम लोग प्रयोग करेंगे क्लास 10 के बेस पर कि अनुवाद के नियम के अनुसार किस प्रकार से अनुवाद करें और उसका प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आज के लिए हमारा अनुवाद के नियम यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।